हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा बाय कंबोज सर। इस वीडियो में मैं टेस्ट का डिस्कशन करूंगा। जो टेस्ट मैंने वॉइसरॉय के ऊपर दिया था जिसमें 25 क्वेश्चंस थे, तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि रिलेटेड थे वॉइसरॉयज के ऊपर या गवर्नर जनरल्स के ऊपर। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग एग्जाम में आता रहा है और आगे भी आता रहेगा इन अ फॉर्म ऑफ कि ये पूछ लिया जाता है कि किस वॉइसरॉय के टाइम पीरियड में क्या हुआ, किस वॉइसरॉय के टाइम पीरियड में कौन सा लॉ आया, कौन सा एक्ट आया, कौन सा रूल्स पास हुए, कौन से रेगुलेशंस पास हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वो इकलौते थे वॉइसरॉय जिनको उनके ऑफिस में मार दिया गया था। सो इसके बारे में आपको ऑप्शन दिए गए थे नॉर्थब्रुक, मायो, लिट्टन एंड रिपन। सो एक चीज याद रखिएगा, मायो जो कि 1869 से 72 तक वॉइसरॉय थे, उनको अंडमान में मार दिया गया था जब वो अंडमान पोर्ट ब्लेयर में गए थे, उस जगह पे जहां पे सारे कन्विक्ट रखे गए थे। तो उनको एसिसिनेट किया था भाई शेर अली अफरीदी ने। तो शेर अली अफरीदी साहब ने किसको मारा था? मायो को मारा था। तो एक पुराने ये अफगान सोल्जर थे जिनको अपने रिलेटिव के मर्डर के चार्ज में अंदर कर रखा था। इन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं कम से कम 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारूंगा, जो भी मुझे पनिशमेंट दिया है, जो मुझे पेन फेस हुआ है, उसके बदले में 2 ऑफिसर तो मैं मारूंगा। सो मायो को मारा गया। मायो की बॉडी आयरलैंड ले जाई गई और जॉनस्टाउन कंट्री किल्डेयर में इसको दफन किया गया, इनको बरी किया गया। अफरीदी को तो सजा मिलनी थी, अफरीदी को फांसी हो गई, तो शेर अली अफरीदी ने 1869 से 72 के बीच में मायो को मार दिया। तो ये इंपॉर्टेंट इनके बारे में एक फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। और जो पहला सेंसस हुआ था वो भी मायो के टाइम पीरियड में हुआ था। ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, ये स्मॉल सेंसस था। कंप्लीट सेंसस दूसरे किसी वॉइसरॉय के टाइम पीरियड में हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते। साइमन कमीशन किसके टाइम पीरियड में आया? तो साइमन कमीशन के रिगार्डिंग आपके अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में आपका विलिंगडन दिया हुआ है, ऑप्शन में रीडिंग दिया हुआ है, ऑप्शन में चैम्सफोर्ड दिया गया है, ऑप्शन में इरविन दिया गया है। तो याद रखिएगा 1919 के मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के टाइम पीरियड में प्रोविंसेस के लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। उसमें सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए थे। कुछ सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफर्ड थे, जो गवर्नर एंड इलेक्टेड काउंसिल ने मैनेज करने थे, और कुछ थे रिजर्व जो गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल मैनेज करता था। तो ये मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में ये प्रोविजन था जिसको प्रोविंशियल डायरकी कहते हैं, और इसका रिव्यू होना था 10 साल बाद, और उस 10 साल बाद रिव्यू करने के लिए एक कमीशन आना था। वही कमीशन था साइमन कमीशन। बचपन में हम लोगों ने मूवीज में, कहानियों में, किस्से में नारे सुने हैं, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये वही साइमन कमीशन है। इस कमीशन में 7 मेंबर थे, सातों के सातों फिरंग। कौन कौन थे? जॉन साइमन जो कि एमपी थे, क्लीमेंट एटली जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने, एडवर्ड कैडोगन, वेर्नॉन हार्टस्टोन, जॉर्ज लाना फॉक्स, डोनाल्ड होवार्ड। तो ये 7 मेंबर थे जो आए थे, सातों के सातों फॉरेनर्स। और इसी की वजह से इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था कि अगर आप हमारी तकदीर का फैसला करने आए हो तो कम से कम एक लीडर तो ले लो, एक लीडर तो ले लो। एक भी नहीं लिया। इसकी रिकमेंडेशंस इसने पब्लिश की थी 1930, और जब ये आया था 1927-28 के टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में इरविन, आपको याद भी होगा कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो इरविन 5 साल तक थे 1926 से 31। तो आंसर इसका होगा इरविन, ऑप्शन नंबर डी। इसकी रिकमेंडेशन 1930 मई में हुई थी पब्लिश, और उस रिकमेंडेशन में यह लिखा गया था कि जो ये प्रोविंशियल डायरकी है इसको हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दिया जाए, पर गवर्नर्स की पावर को वैसा ही इंटैक्ट रखा जाए। गवर्नर्स की पावर को इंटैक्ट रखा जाए, उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। ये सारी इसकी रिकमेंडेशंस थी। और इसने डोमिनियन स्टेटस की बात बिल्कुल भी नहीं की। इसने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट को तो कंटिन्यू करना चाहिए, और
सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को दिया जाता था या बाकी कुछ कम्युनिटीज को दिया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जलियांवाला बाग मैस्करे किसके टाइम पीरियड में हुआ? तो चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में हुआ है जी। इसी के टाइम पीरियड में चैम्सफोर्ड वाले रिफॉर्म भी आए थे जिनको मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म कहते थे। तो ये चैम्सफोर्ड वॉइसरॉय आपको याद रखने पड़ेंगे। और इनके वॉइस रॉयल्टी के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 5 साल के आसपास के टाइम पीरियड तक रहते हैं और इनका टाइम पीरियड था 1916 से लेके 1920 में। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया है, इन्हीं के टाइम पीरियड में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, खेड़ा मिल स्ट्राइक इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई है, सॉरी खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इनके टाइम पीरियड में हुआ है, रॉलेट सत्याग्रह इन्हीं के टाइम पीरियड में आया है, जलियांवाला बाग मैस्करे भी इनके टाइम पीरियड में है, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग भी इन्हीं के टाइम पीरियड में। तो ये चैम्सफोर्ड का नाम याद रखना है। उस टाइम पे राजा हुआ करता था जॉर्ज 5 और ये आया था। और इसके टाइम पीरियड में आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता रखने होंगे, ये सारे फैक्ट्स आपको आइडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स तो हैं इन 1990 मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। तो चैम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को बर्मा में किसके टाइम पीरियड में जेल डाला गया था? तो किसके टाइम पीरियड में जेल में डाला गया था? किनको? बाल गंगाधर तिलक को और साथ ही साथ लाला लाजपत राय को। तो इनके खिलाफ अलग अलग चार्जेस लगाए गए थे। सेडिशन का चार्जेस लगाया था, इनके न्यूज़पेपर पे इल्जाम लगाए थे, बाल गंगाधर तिलक के केसरी न्यूज़पेपर पे। केसरी न्यूज़पेपर में तिलक अपने क्रांतिकारी आइडियाज के बारे में तो लिखते थे, पर 1907 में जैसे ही सूरत स्प्लिट होता है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग होते हैं, तो 1908 में इन पे सेडिशन का चार्ज लगा के इनको बर्मा भेज दिया जाता है। 6 साल मैंडले जेल में कितने टाइम पीरियड रहते हैं? 6 साल रहते हैं। ठीक है जी, 6 साल ये बाद वहां से वापस लौट के आते हैं। उससे पहले भी 1897 में इनको 18 महीने की जेल हो चुकी थी। तो 1908 में इनके खिलाफ दोबारा से सेडिशन का चार्ज हुआ, कई जगह 1909 भी लिखा जाता है। इनको डिफेंड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनका केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। और इस टाइम पीरियड में कौन थे वॉइसरॉय? कम्युनल इलेक्टोरेट के दाता, कर्ता धर्ता, सेपरेट इलेक्टोरेट के कर्ता धर्ता मिंटो थे जो कि इस टाइम के वॉइसरॉय थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो इनके खिलाफ, इनके न्यूज़पेपर के खिलाफ, सबके खिलाफ केस हुआ था, सेडिशन का केस हुआ था। मिंटो के टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें आप ये भी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग भी इसी के टाइम पीरियड में बनी थी। मिंटो के टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग ही बनी थी। ठीक है जी, तो ये मिंटो का नाम आपको याद रखना है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। पहली बार फुल फ्लैश सेंसस किसके टाइम पीरियड में हुआ? रिपन के टाइम पीरियड में हुआ। इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते थे। इसी के टाइम पीरियड में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई और ये वॉइसरॉय था फॉर 1880 से लेके 1884। पहला फैक्ट्री एक्ट इसी के टाइम पीरियड में आता है। पहला फुल फ्लैश सेंसस भी इसी के टाइम पीरियड में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जिसका नाम आप लोगों ने याद रखना। तो रिपन का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनसे पहले थे लिट्टन जो कि शैतान आदमी थे, पर रिपन एक अच्छे आदमी थे, कंपैरेटिवली ठीक आदमी थे। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, रिपन वॉइसरॉय। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी इन्हीं को बोला जाता है, ये याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसी तरीके से आपको मेंटेन करने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है रिपन। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल की पोजीशन कब क्रिएट की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल की पोजीशन क्रिएट की गई और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग।
पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग, ये याद रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन क्रिएट की गई थी इन 1833 के चार्टर एक्ट से। तो अगर इंडिया लिखा जाएगा तो चार्टर एक्ट हो जाएगा, और अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखा गया इसकी पोजीशन तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो बेंटिक, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कुछ इस तरीके से आपको फैक्ट्स याद रखने होते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ये वही कॉर्नवालिस है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल वगैरह के इलाके में, ताकि ब्रिटिशर्स के रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज किया जा सके। और इन्होंने जुडिशियल और रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटीज को सेपरेट किया था। उस सेपरेशन की वजह से इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1786 से 93 के आसपास। तो रफ टाइम पीरियड यही था कॉर्नवालिस का। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपको 2-3 फैक्ट भी पता हो तो भी काम हो जाता है। जैसे वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूल गवर्नमेंट को, ड्यूल सिस्टम को अबॉलिश किया था। रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बनता है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक था निजामत राइट और एक था दीवानी राइट। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का सारा राइट, और ये ब्रिटिशर्स अपने पास रखे थे, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पास रखा था। और निजामत मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जिम्मेदारी नवाब को दे दी थी। बट नवाब के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। तो कुल मिला के सारी चीजें कंट्रोल खुद कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। इसको कह रहे थे ड्यूल सिस्टम, ड्यूल गवर्नमेंट, और इसको अबॉलिश करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, तो बी का थर्ड और ए का फोर्थ। आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आपको दिख जाएगा सी का सेकंड है, और वेलेस्ली ने क्या स्टार्ट किया है? वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। एक और ऐसा क्वेश्चन नंबर 10। विलियम जोन्स ने देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की थी इन 1784। ये इसलिए की गई थी ताकि इंडियन लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जा सके और ब्रिटिशर्स इंडिया पे बेटर तरीके से रूल कर सके। तो इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड किताबों को ट्रांसलेट किया गया, महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, रामायण को, मनुस्मृति को, सारी लिटरेचर को ट्रांसलेट किया गया, और उसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सती का अबॉलिशन में बेंटिक का इंपॉर्टेंट रोल है, तो सी का सेकंड। थॉमस मुनरो का रॉयतवारी सेटलमेंट में, तो जैसे परमानेंट सेटलमेंट खेती का एक सेटलमेंट का तरीका था, वैसे ही रैयतवारी सेटलमेंट जो कुछ टाइम बाद इंट्रोड्यूस होता है, इसको 1819-20 के आसपास बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लिया जाता था, डायरेक्ट रैयत से टैक्स लिया जाता था, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे थॉमस मुनरो। तो फार्मर को रैयत बोला गया है। इससे पहले वाले परमानेंट सेटलमेंट में बीच में जमींदार होता था, और जमींदार अपनी फीस लेता था। यहां पे सीधे ब्रिटिश ऑफिशियल्स किसानों से खेती का टैक्स ले रहे, रेवेन्यू ले रहे। सो विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड डी का फोर्थ। तो ए का थर्ड, देन बी का फर्स्ट, सॉरी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके टाइम पीरियड में आया था? डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। डलहौजी के टाइम पीरियड में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। डलहौजी के टाइम पीरियड में ही शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था। डलहौजी के टाइम पीरियड में ही पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह में इंप्रूवमेंट हुए थे। तो डलहौजी याद रखिएगा 1848 से 1856, और इसी की पॉलिसीज का रेपरकशन है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगला सवाल आता है, स्लेवरी किसने खत्म की थी? तो स्लेवरी खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एलन बोरो ने। स्लेवरी को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एलन बोरो ने, जो कि 1842 से लेके 1844 तक वॉइसरॉय रहे थे, और इन्होंने स्लेवरी को खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका सबसे बड़ी लेगेसी यही है कि इन्होंने स्लेवरी को खत्म करने को, स्लेवरी को बैन किया था, एलन बैरो। तो ऑफिस में कब कब थे?
1841 से 1842 तक ये ऑफिस में रहे थे। तो एलन बोरो के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। सॉरी 1842 से 1844 तक, 42 से 44 याद रखिएगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपन है, इसके बारे में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, रिपन की डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूं। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाई गई? ऑफिशियल लैंग्वेज के आपके अलग अलग ऑप्शंस है, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए बेंटिक है, ऑकलैंड है, मेटकाल्फ है, हार्डिंज है। तो देखिए चार्टर एक्ट की जब हम बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आप लोगों के लिए। इसी एक्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हुए दिख जाएंगे, जैसे कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को भी इसी टाइम पीरियड पे फिनिश किया गया था। उसके अलावा और जो बाकी इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, उसमें एक चेंजेस ये भी था कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज बना दिया गया था, इंडियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ही सब स्टार्ट होंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो पोर्टफोलियो सिस्टम में आपको आंसर देना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब होता है जैसे मिनिस्ट्रीज का सिस्टम होता है ना, उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और ये कैनिंग ने स्टार्ट किया था कि मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो की तरह डिवाइड कर दिया गया। अगले में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है उसको निकाल के लाना है। सो लिट्टन के टाइम पीरियड में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एज कम हुई थी, यस। रिपन के टाइम पीरियड में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, यस। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में इंडियन मैजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई थी कि वो ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स के ऊपर भी केस चला सकते। फिर लॉर्ड लिलिथगेट के टाइम पीरियड में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दिस इज रॉन्ग, ये लिट्टन के टाइम पीरियड में था। कर्जन के टाइम पीरियड में पार्टीशन ऑफ बंगाल, यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एग्जिस्ट में आया? 1861 में, जब कैनिंग थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में एग्जिस्टेंस में आया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स याद होने चाहिए। किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के टाइम पीरियड में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ? तो याद रखिएगा ये सब पास हो रहा है आपका कर्जन के टाइम पीरियड में 1902, 1903, 1904 के आसपास। और उसी के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसीलिए आप देखेंगे कुछ साल के अंदर, 20 साल के अंदर ही काफी मेजर डिस्कवरी करके देता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा, ये इस एक्ट के बाद ही काफी ज्यादा पावर मिली थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आपको पता है 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो ये सारे फैक्ट क्या है, ये तभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर पा रहा है। और इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है जी। और इस टाइम डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। 1904 के आसपास जॉन मार्शल को बनाया जाता है और काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके टाइम पीरियड में आए थे? मिंटो के टाइम पीरियड में आए थे, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे, यानी कैंडिडेट और जो वोट डालेंगे वो दोनों के दोनों मुस्लिम्स होंगे, फिक्स होंगे। बाकी इलेक्टोरेट में भी किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20th क्वेश्चन, राय बहादुर और ये खान बहादुर वाले ये जो टाइटल दिए गए, ये किसके टाइम पीरियड में देने स्टार्ट किए गए? तो इसका आंसर याद रखिएगा, लिट्टन। इसका आंसर क्या होएगा? लिट्टन के टाइम पीरियड में ये सारी चीजें देनी स्टार्ट की ब्रिटिशर्स ने। ये टाइटल दिए जाते थे अपने कुछ खास लोगों को, तो उसी में जो लोग उनके लॉयल होते थे, जो इंडियंस, उनको ये टाइटल दिया जाता था। तो इसको इस तरीके से याद रखना है, लिट्टन। लिट्टन 1776 से, सॉरी 1876 से 1880 तक लिट्टन रहता है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके टाइम पीरियड में लॉन्च हुआ था? तो इरविन के टाइम पीरियड में लॉन्च हुआ था। 1930 में लॉन्च हो रहा है और इरविन 1931 में है। इसी के टाइम पीरियड में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट में यह डिसाइड किया गया था कि गांधी जी अपनी सीडीएम को सस्पेंड करेंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से याद रखना है। अगले में रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। आंसर गलत है, क्या है? वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था और विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। करेक्ट, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रॉन्ग, आंसर इज कैनिंग वाज नॉट द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सी राजा गोपालाचारी। और अगर हम लास्ट ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल की भी बात करें तो वो माउंट बैटन है, क्योंकि ये पोस्ट दोबारा से एग्जिस्टेंस में आती है फ्रॉम 1947 से 1950। उसके बाद इस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और नई पोस्ट आ जाती है प्रेसिडेंट वाली 1950 के बाद। सो इसका भी सेकंड ओनली ही करेक्ट आंसर होगा। 24th, रास बिहारी बोस ने किसके ऊपर बम फेंकने की कोशिश की थी? हार्डिंज के ऊपर, जब दिल्ली में काफिला लेके जा रहे थे, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे थे 1911। पकड़ में नहीं आए थे, उसके बाद थोड़ा अंडरग्राउंड चले गए थे और इनको बाद में ये दोबारा देखने को मिलेंगे रास बिहारी बोस इन फॉर्मेशन ऑफ आईएनए। तो आईएनए के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रास बिहारी बोस। लास्ट क्वेश्चन है कि पहला एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ? 1824 से 26। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? अहमरेस्ट। और इसमें एंग्लो बर्मीज वॉर में जीते थे ब्रिटिशर्स, एंग्लोज जीते थे। और ये कंक्लूजन हुआ था विद ट्रीटी ऑफ यंदाबू, जो कि 1826 में साइन की गई है, ट्रीटी ऑफ यंदाबू। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, इसको यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगले और डिस्कशंस में मैं आप लोगों के साथ मिलता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।